Hello everyone, welcome to the Pharma Simplified by Dr. Suman Bharti. Today we will discuss one more important topic from the NSAID, that is paracetamol, also called acetaminophen. The one of the important drugs of the NSAID. In previous lecture, I had already discussed about the aspirin and the common mechanism of the NSAID, all that. Today we will discuss the important drug of NSAID, that is paracetamol. First, introduction, how we will define the paracetamol. Paracetamol, also known as the paracetamol, also known as the acetaminophen, is one of the most commonly used drugs worldwide. It is mainly used for fever, that is antipyretic effect, mild to moderate pain, that is analgesic effect. Unlike NSAID, paracetamol has excellent antipyretic action, good analgesic action, very weak anti-inflammatory action. One of the most important point is weak anti-inflammatory action. That is means कि paracetamol has poor या नेग्लिजिबल एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन. तो कभी भी हम इन्फ्लामेशन के केस में पैरासीटामोल यूज़ नहीं करेंगे. पैरासीटामोल ऑलवेज यूज्ड इन केस ऑफ पेन वो भी नॉट सीवियर, माइल्ड पेन या मॉडरेट पेन तक भी यूज़ कर सकते हैं. इन केस ऑफ फीवर, ठीक है, इस केस में यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ अवेलेबल एज अ टैबलेट, सिरप, ड्रॉप्स, सपोजिटर्स एंड इंट्रावेनस. सम कॉमन ब्रांड नेम ऑफ पैरासीटामोल वी ऑल नो इन डे टू डे लाइफ इज दैट क्रोशिन, डोलो, कालपोल. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, some more important points of the paracetamol. It is classified as the analgesic antipyretic with poor anti-inflammatory action of the NSAID. In lecture first, I had already discussed the NSAID classification mechanism and action. तो उस लेक्चर में आप देख सकते हैं कि उसमें जब हमने NSAID का क्लासिफिकेशन किया था, तो उस क्लासिफिकेशन में पैरासीटामोल को एक हमारा 4th-5th नंबर का क्लासिफिकेशन था, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर इन्फ्लामेटरी एक्शन. उसमें हमारा जो ड्रग था वो पैरासीटामोल. तो पैरासीटामोल इस कैटेगरी ऑफ NSAID में आता है. और भी जैसे NSAID होता है हमारा सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव, COX-2 इनहिबिटर. तो ये जो है हमारा नॉट इन द सेलेक्टिव, नॉट इन द नॉन सेलेक्टिव, इट इज कम्स अंडर द एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर इन्फ्लामेटरी एक्शन. मैकेनिज्म हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये कैसे काम करता है. ठीक है. Effective analgesic, mild to moderate, does not inhibit, one more important point, does not inhibit platelet aggregation like the aspirin. Aspirin inhibit the platelet aggregation, but paracetamol doesn't. Safest drug as an analgesic and antipyretic at therapeutic doses, in which children, babies, medically compromised patient like cardiac patient, kidney patient, pregnant woman, breastfeeding woman, that etc. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर टू दैट NSAID, जैसे कि बाकी सब NSAID का, बस डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा कि इसका पुअर इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेटरी एक्शन पे काम नहीं करता. हो सिंपली सेम एज ऑल. पेन बिगिंस व्हेन टिश्यू आर डैमेज. में सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड एक्टिवेटेड. फॉस्फोलिपिड जो सिंथेसिस एरेक्डोनिक एसिड सिंथेसिस साइक्लोकॉक्सिनेज एंजाइम कॉक्स एक्ट ऑन द प्रोस्टाग्लैंडिन. इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन कॉजेज पेन, फीवर एंड इन्फ्लामेशन. ये तो बेसिक है हमारा, जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था कि प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस जब इनहिबिशन होता है तो पेन रिड्यूस होता है, फीवर रिड्यूस होता है, इन्फ्लामेशन. लेकिन हाउ हम यहाँ कैसे बोल रहे हैं कि जब प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस डिक्रीज हो रहा है फिर भी इन्फ्लामेशन पर वो काम नहीं कर रहा, वो वीक या नेग्लिजिबल एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस? हाउ? वो इसलिए क्योंकि पैरासीटामोल जो प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करता है, मेनली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड में जो होता है, ठीक है, उस वहाँ पे जो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिशन होता है उसको इनहिबिट करता है. तो जब ब्रेन और स्पाइनल कोड में प्रोस्टाग्लैंडिन का इनहिबिशन होता है तो पेन डिक्रीज होता है, और साथ ही साथ हमारा हाइपोथैलेमिक सेंटर है हमारा ब्रेन में, जो हाइपोथैलेमिक टेम्परेचर रेगुलेटर सेंटर जो है उस पर एक्ट करता है, वो रिड्यूस होता है, और फिर वहाँ पे हमारा ये नीचे फीवर रिड्यूस होगा. ठीक है. तो चूंकि ये जो हमारा इन्फ्लामेशन है वो पेरिफेरल टिश्यू से जनरेट होता है, पेरिफेरल टिश्यू में प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस जो होता है उसको इनहिबिट नहीं करता है. दैट मीन्स कि पैरासीटामोल डजंट एक्ट द प्रोस्टाग्लैंडिन
सिंथेसिस विच एक्ट ऑन द पेरिफेरल टिश्यू। तो इन्फ्लामेशन तो मेनली उस पर एक्ट करता है, इसीलिए पेरिफेरल टिश्यू सिंथेसिस पे वो एक्ट नहीं करता है, तो हमारा इन्फ्लामेशन भी वर्क नहीं करता है। कहाँ इनिबिट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन? प्रोस्टाग्लैंडिन इनिबिशन होता है कहाँ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, तो इसलिए वो पेन और फीवर रिड्यूस करता है। अगर वो पेरिफेरल प्रोस्टाग्लैंडिन इनिबिट होता पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, तो वो इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करता है। क्योंकि पेरिफेरल में नहीं होता है टिश्यू में प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस का, प्रोस्टाग्लैंडिन का इनिबिशन, इसलिए वो यहाँ पे करता है। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन दैट पैरासीटामोल इनिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस मेनली इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे वो उसी को मैंने नेक्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखा है कि वाई इट इज एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन वीक। तो वाई इट हैज वीक एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन इज दैट्स वाई, क्योंकि paracetamol has negligible anti-inflammatory action due to its poor inhibition of the prostaglandin synthesis in peripheral tissue. As I said earlier, अभी मैंने जैसे प्रीवियस स्लाइड में बोला कि पेरिफेरल टिश्यू में प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस वो इनिबिट नहीं करता है, इसलिए वो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन नहीं प्रोड्यूस होता, क्योंकि इन्फ्लामेटरी एक्शन तो हमारा पेरिफेरल टिश्यू से जनरेट होगा, है कि नहीं। और वन मोर थेसिस ये भी है कि इन्फ्लाम टिश्यू कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ पेरोक्सिडाइज, दीज पेरोक्सिडाइज रिड्यूस पैरासीटामोल्स एबिलिटी टू इनहिबिट कॉक्स इन द पेरिफेरल टिश्यू। ऑलवेज रिमेंबर पेरिफेरल टिश्यू विद द वर्ड इन्फ्लामेशन, ठीक है। Therefore, peripheral prostaglandin continue to form, hence very poor anti-inflammatory activity. We can also explain these point of view according to anti if अगर क्वेश्चन हमारा आता है कि वाई एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन वीक है पैरासीटामोल का, तो हम ये भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका पुअर इनहिबिशन है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस का पेरिफेरल टिश्यू में, या फिर हम ये भी ऐसे भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि हाई कंसंट्रेशन ऑफ पेरोक्सिडेज होता है और पेरोक्सिडेज हाई होने पे पैरासीटामोल का एबिलिटी जो होता है वो लो हो जाता है, तो कॉक्स को इनिबिट नहीं कर पाता है पेरिफेरल टिश्यू में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाई इज पैरासीटामोल नॉट यूज इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब क्योंकि सिंपल सा अभी मैंने 2 बार एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमारा क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी जनरेटेड डिजीज है ना, तो इसीलिए इट हैज़ वीक और पैरासीटामोल का हमारा वीक पेरिफेरल एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है, इसलिए वो इस पर वर्क नहीं करता है, दैट्स वाई सिंपल। अगर वो इन्फ्लामेटरी जनरेटेड डिजीज नहीं रहता वो इस पर वर्क करता। Now come to the next, what are the pharmacological action of the paracetamol. Two main important action, one is analgesic, another is antipyretic. Always remember analgesic, antipyretic 2 है, ठीक है। एनाल्जेसिक जैसे रिलीफ पेन, हेडेक, टूथेक, मसल्स, जॉइंट पेन, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, डिस्मेनोरिया। एंटीपायरेटिक एक्ट इन हाइपोथैलेमस, प्रमोट वैसोडाइलेशन, स्वेटिंग, प्रमोट स्वेटिंग एंड हीट लॉस, रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे फीवर को कम करना, पेन को कम करना, पेन वो भी नॉट सीवियर टाइप पेन। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि सीवियर पेन में कौन सा हम लोग एनाल्जेसिक यूज कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट इज एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन इज वीक, नॉट यूजफुल इन इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस as earlier discussed. Fourth point is platelet aggregation, ये नहीं करता, no work on platelet, no inhibition of platelet aggregation unlike aspirin, तो no prolonged bleeding can. Fifth action is stomach, तो स्टमक पे इसका GI इरिटेशन वेरी मिनिमम। अदर NSAID एंड एस्पिरिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स के क्या था हमारा GI इरिटेशन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट, एसिड बेस बैलेंस पे इफेक्ट डालना, पर पैरासीटामोल का ऐसा कोई एक्शन नहीं है। स्टमक पे भी वेरी मिनिमल इफेक्ट करता है, ज़्यादा नहीं। इनफैक्ट अगर कोई गैस्ट्राइटिस पेशेंट भी हुई तो उसमें भी हम कॉन्शियसली और सेफ्टली इस ड्रग्स को हम एज एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। द इम्पॉर्टेंस इज एक्ट एज, हम लोग सिंपल याद कर सकते हैं, एक्ट एज एनाल्जेसिक, एक्ट एज एन एंटीपायरेटिक, नॉट एक्ट एज एंटी इन्फ्लामेटरी, नॉट एक्ट एज प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड स्टमक इरिगेशन। थेरेप्यूटिक यूजेस कहाँ कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं, सिंपल फीवर, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, हेडेक, माइग्रेन, टूथेक, डेंटल प्रोसीड्यूर, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस। दीज आर्थराइटिस आर नॉट इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस। बैक पेन, चिल्ड्रन में अगर फीवर है,
पेन है प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग मदर में, चिल्ड्रन में पैरासीटामोल हमारा सेफेस्ट ड्रग्स होता है इन केस ऑफ वायरल इन्फेक्शन ऑलवेज, बिकॉज इट डजंट कॉज द रे सिंड्रोम लाइक द एस्प्रिन। हम लोग लेक्चर 2 में हमने डिस्कस किया था कि एस्प्रिन अगर हम बच्चे में देते हैं इन केस ऑफ वायरल फीवर तो वो रे सिंड्रोम कॉज करता है, लेकिन इस केस में हम लोग सेफली यूज कर सकते हैं। What are the doses? In adult 500 to 1000 मिलीग्राम 4 to 6 आवरली, ठीक है, मैक्सिमम 4 ग्राम पर डे। हम उस डोज को हम लोग डिवाइडेड कर सकते हैं पर डे के हिसाब से। चिल्ड्रन में बॉडी वेट के हिसाब से 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी एवरी 4 to 6 आवरली, मैक्सिमम 75 मिलीग्राम पर केजी पर डे, ठीक है, या 4 डिवाइडेड डोज में। आईवी में यू भी यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में भी यूज सकते हैं, आईसीयू पेशेंट में भी यूज़ कर सकते हैं अगर वो अनेबल और वो च्यू नहीं कर सकता तो। एडवर्स इफेक्ट क्या है हमारा? एडवर्स इफेक्ट यूजुअली इसका कोई साइड इफेक्ट जनरली होता नहीं है इन केस ऑफ जब तक वो टॉक्सिसिटी ना हो, वेरी सेफ होता है और नॉजिया, बट अगर हम इसको यूज़ कर लेते हैं तो जनरल मतलब नॉर्मल जो नॉजिया, वॉमिटिंग, स्किन रैशेस, हाइपर सेंसिटिविटी, रेयर ब्लड डिसऑर्डर, एलिवेटेड लीवर एंजाइम, हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड रेयर स्किन रिएक्शन। तो ये जो हमारा लास्ट 3-4 है ये सारा हाइपर टॉक्सिसिटी के केस में होगा। जैसे कि अगर एलर्जी है पैरासीटामोल से तो स्किन रैशेस या हाइपर सेंसिटिविटी वगैरह हो सकते हैं, ठीक है ना, नॉजिया वॉमिटिंग वगैरह हो सकता है। लेकिन ब्लड डिसऑर्डर, लिवर एंजाइम का एलिवेट होना, हेपेटोटॉक्सिसिटी होना, ये सब ओवरडोज में होता है, टॉक्सिसिटी के कारण होता है। हम लोग डिस्कस करेंगे टॉक्सिसिटी क्या होता है। वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द पैरासीटामोल इज हाउ इट इज कॉजेज टॉक्सिसिटी और हाउ इट अफेक्ट लीवर एंड किडनी। वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में भी आ सकते हैं कि पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी एक्सप्लेन। तो टॉक्सिसिटी कैसे होता है, यहाँ पे फिगर के पॉइंट से भी हम लोग समझेंगे कि टॉक्सिसिटी मतलब क्या होता है। अगर वो थेरेपेटिक डोजेस पे यूज़ कर रहा है, 3 to 4 टाइम्स अ डे यूज़ कर रहा है, तो वो अगर डोज नॉर्मल है तो वो तो थेरेपेटिक डोज है। ओवरडोज कॉजेज टॉक्सिसिटी, और टॉक्सिसिटी कब होगा? जब वो लीवर में एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका मेटाबॉलिज्म कहाँ होगा? लीवर से। तो लीवर में जब एक्सेस पैरासीटामोल पहुंचेंगे, एक्सेस एसिटामिनोफेन पहुंचेंगे, तो उसके मेटाबोलाइट्स जो है वो लीवर में एक्यूमुलेट करेंगे। तो वन ऑफ द मेटाबोलाइट्स ऑफ द पैरासीटामोल इज NAPQI, दैट इज एन एसिटाइल पी बेंजोक्विनिन इमाइन। ये जो NAPQI है ये क्या है? हमारा मेटाबोलाइट्स ऑफ द पैरासीटामोल। जब एक्सेस यूज करेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ NAPQI लीवर में हमारा जनरेट होगा, वहाँ पे एक्यूमुलेट होगा। अब जब लार्ज अमाउंट में जनरेट होगा तो क्या होगा कि वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। कैसे? सबसे पहले हम जानेंगे नॉर्मल कि नॉर्मल अमाउंट में जब हम यूज़ कर रहे हैं तो भी तो ये हमारा जनरेट हो रहा है मेटाबोलाइट्स, ऑब्वियस सी बात है जनरेट हो रहा है। तो उस केस में क्या होता है, लीवर में हमारा एक एंजाइम जो होता है ग्लूटाथियोन, ठीक है। तो जब नॉर्मल केस डोज हम यूज़ करते हैं तो उसमें जब मेटाबोलाइट्स जनरेट होते हैं वो नॉर्मल अमाउंट में होते हैं, तो उसको ग्लूटाथियोन क्या होता है? न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो अगर हमारा एक्सेस यूज करे, ओवरडोज, तो इसको ग्लूटाथियोन जो होता है रिड्यूस या न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, क्योंकि एक्सेस होने के कारण क्या होता है? डिप्लीशन ऑफ द ग्लूटाथियोन। इन ओवरडोज ग्लूटाथियोन इज यूज्ड अप, क्योंकि ग्लूटाथियोन तो हमारा लिमिटेड है, मतलब कि NAPQI हमारा ज़्यादा है, ग्लूटाथियोन उसके कंपैरिजन में उतना है नहीं, तो इसका डिप्लीशन हो जाता है और ये मेटाबोलाइट्स तो बच जाते हैं। तो ये मेटाबोलाइट्स हमारा जब बच जाता है तो ये क्या करता है? हमारा प्रोटीन से बाइंड अप होने लगता है, ठीक है। तो प्रोटीन से बाइंड अप होने लगता है, तो प्रोटीन से बाइंड करने के बाद या तो ये लीवर में प्रोटीन से बाइंड करता है तो वहाँ पे लीवर हेपेटिक नेक्रोसिस कॉज करता है, और यही बाइंड अप जब हमारा किडनी में पहुँचता है रीनल ट्यूब्यूल्स में, तो किडनी का नेक्रोसिस दैट इज रीनल ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस कॉज करने लगता है। दैट मीन्स इन सिंपल वर्ड हम समझ सकते हैं कि जब टॉक्सिसिटी होता है हमारा पैरासीटामोल का, तो वन ऑफ द टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स इज NAPQI। ये टॉक्सिक कब होगा? जब ओवरडोज में यूज करेंगे। जब हम नॉर्मल थेरेपेटिक डोज में तब ये टॉक्सिक नहीं हो रहा, क्योंकि ये टॉक्सिक हमारा मेटाबोलाइज हो रहा है ग्लूटाथियोन से। एक्सेस होने पे ग्लूटाथियोन भी हमारा मेटाबोलाइज नहीं करता, क्योंकि जितना हमारा स्टोर रहता है वो डिप्लीट हो जाता है। तो ये प्रोटीन के साथ बाइंड अप करके हेपेटिक नेक्रोसिस कॉज करता है एंड रीनल नेक्रोसिस कॉज करता है। तो टॉक्सिसिटी के केस में दो इंपॉर्टेंट हमारा क्या होगा? लीवर डैमेज करना एंड किडनी डैमेज करना। अब टॉक्सिसिटी है तो हमारा एंटीडोट भी होगा, है ना। उसी चीज को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एंटीडोट इसका जो होता है वो होता है N एसिटाइल सिस्टीन, NAC।
ये जो होता है या तो हम आईवी दे सकते हैं एन एसिटाइल, या अगर ओरली देना चाहें तो ओरल मिथेथियोन दे सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो हमारा डिप्लीटेड जो ग्लूटाथियोन है उसको रीस्टोर करता है, और जैसे ही हमारा रीस्टोरेशन स्टार्ट होता है फिर ये NAPQI को न्यूट्रलाइज करता है। सी इन द नेक्स्ट स्लाइड कि ये है हमारा एंटीडोट। एंटीडोट कौन सा है, एन एसिटाइल सिस्टीन, नैक। मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करेगा, रीस्टोर द ग्लूटाथियोन। मेनली काम होता है हमका क्या, जो हमारा ग्लूटाथियोन हमारा डिप्लीट हो गया उसको रीस्टोर करना। तो रीस्टोर करने के लिए हम लोग नैक यूज करते हैं आईवी में। डिटॉक्सिफाइड NAPQI, हाउ, बाय द ग्लूटाथियोन, एंड प्रिवेंट लीवर डैमेज एंड द किडनी डैमेज। बेस्ट यूज विद इन द, अगर टॉक्सिसिटी हुआ है तो 8 आवर्स ऑफ द ओवरडोज। अब हम लोग जाने कि टॉक्सिसिटी हो कैसे रहा, कुछ ना कुछ साइन सिम्टम्स होंगे कि नॉजिया वोमिटिंग से तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि टॉक्सिसिटी हो रहा। तो देयर इज अ 4 स्टेज ऑफ टॉक्सिसिटी, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। स्टेज 1 कब होगा, विद इन 0 to 24 आवर्स, नॉजिया वोमिटिंग स्वेटिंग पहले। तो इस केस में तो जनरली आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते पेशेंट की नॉजिया मतलब टॉक्सिसिटी स्टार्ट हुआ। स्टेज 2 more severe, within the after the 24 to 72 hours, symptoms improve temporarily but in liver enzyme rise, right upper abdominal pain start होने लगता है, ठीक है। इन स्टेज 3 72 to 96 आवर, मैसिव लिवर नेक्रोसिस मतलब लीवर सेल का डैमेज होना, जॉन्डिस होना, कोगुलोपैथी, ब्लड डिसऑर्डर होना, हाइपोग्लाइसेमिया होना, ब्लड शुगर डिक्रीज होना, हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी, एक्यूट किडनी इंजरी एकर। और ये 4th स्टेज, अगर हम लोगों ने एंटीडॉट नहीं दिया, रिकवरी नहीं किया तो पेशेंट का फिर डेथ हो जाएगा। अगर हमने रिकवर कर दिया, रिकवर कैसे, एंटीडॉट दे दिया तो पेशेंट रिकवर, अगर नहीं दिया तो फिर वो डेथ हो जाएगा। Now next is advantage, disadvantage and the contraindication. Advantage क्या है, हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, फीवर, गुड फीवर रिड्यूसर, सेफ इन चिल्ड्रेन, can be used in pregnancy, no gastric ulcer, no platelet inhibition and over the counter drug is available. Disadvantage क्या है, वही कि big country inflammatory action है, liver toxicity cause करेगा, overdose में cannot treat in inflammatory cases, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर सीवियर लीवर डिजीज है तो नहीं दे सकते हैं, मे बी टॉक्सिसिटी का चांस हो सकता है, एलर्जी है तो नहीं दे सकते, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाएगा, एल्कोहलिज्म में नहीं देंगे, वही लीवर डैमेज, माल न्यूट्रिशन में नहीं दे सकते, क्रोनिक लीवर डिजीज में नहीं दे सकते, एक ही चीज है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट इज दैट ड्रग इंटरेक्शन। पैरासीटामोल का दूसरे ड्रग्स का क्या क्या इंटरेक्शन होता है, तो वारफरिन के साथ, अगर वारफरिन कोई एंटीकोगुलेंट पेशेंट ले रहा है उसके साथ अगर पैरासीटामोल लॉन्ग टर्म में यूज कर रहा है तो INR इंक्रीज होने का चांसेस है ना, प्लेटलेट टाइम्स, ब्लीडिंग क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज होने का चांस है। अल्कोहल के साथ करे हो तो लीवर टॉक्सिसिटी, इंडाइम इंड्यूसर, इंडाइम जैसे रिफाम्पिसिन, अगर कार्बामेजेपिन, फेनेटोइन, ये सब केस में अगर ये सब ड्रग्स के साथ साथ पैरासीटामोल ले रहे हैं ओवर डोज में या मैक्सिमम डोज में, तो NAPQI का फॉर्मेशन ज़्यादा हो सकता है, मतलब टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, ठीक है। इसमें ब्लीडिंग होने का चांस रहेगा वारफरिन के साथ अगर लॉन्ग टर्म में। एज आई सेड अर्लियर दैट इज कि पैरासीटामोल जो है वो सेफेस्ट NSAID ग्रुप है। हम लोग वारफरिन के केस में एंटीकोगुलेंट केस में भी यूज कर सकते हैं इन अ कॉशियस वे, है ना, सेफेस्ट वे, नॉट इन द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए इन द नॉर्मल डोज हम लोग यूज कर सकते हैं। बाकी हमारा जो अदर NSAID है वो तो ऐसे भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कि हम लोग एंटीकोगुलेंट के साथ नहीं यूज कर सकते। Now come to the one more important point of view from the Viva कि डिफरेंस बिटवीन एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल, दोनों हमारा NSAID ग्रुप्स का ड्रग्स है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो ये सैलिसाइलिक डेरिवेटिव्स है ना, दैट इज नॉन सेलेक्टिव। ये हमारा पारा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव्स है, ये हमारा केमिकल नेम की वजह से ड्राइव किया है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो सैलिसाइलिक एसिड ग्रुप ऑफ ड्रग्स दैट इज नॉन सेलेक्टिव। ये जो हमारा ग्रुप ऑफ ड्रग्स है ये हमारा आएगा एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक विद पुअर इन्फ्लामेटरी। सेकेंड, इट हैज एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, मतलब इसमें एंटी इन्फ्लामेट्रिक इफेक्ट है बट इट हैज पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। इट कॉजेज GI इरिटेशन, वॉमिटिंग, पेप्टिक अल्सर, ब्लीडिंग बट इट डज नॉट कॉज पेप्टिक इरिटेशन। In large dose it produces acid base and electrolyte imbalance but it doesn't produce acid base and electrolyte imbalance. It has a antiplatelet action, it has a no antiplatelet action. And one more important point, it has no specific antidote but it has NAC, N-acetylcysteine. It is contraindicated in peptic ulcer, bleeding people with bleeding tendency, bronchial asthma and children with a viral infection, but it is safe
analgesic, antipyretic in patient with peptic ulcer, bronchial asthma and children also. ठीक है, तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर समटाइम्स क्या होता है कि वाइवा में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एस्प्रिन एंड द पैरासीटामोल। ना कम टू द नेक्स्ट स्लाइड इज, ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे डाला है कि क्या क्या पूछ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नोट्स वगैरह आ सकते हैं, लॉन्ग में आ सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेरापेटिक यूज, टॉक्सिसिटी, NaPQI क्या है। तो क्या है हमारा ये मेटाबोलाइट्स है पैरासीटामोल का, N60 एंटीडोट है। ये जो हम पूछे हैं कि टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स क्या है, तो दैट इज द टॉक्सिक मेटाबोलाइट इज NaPQI। तो ऑल थिंग्स आर डिस्कस इन डिटेल, सारा कुछ डिटेल में प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया हुआ है। ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं कि क्यों ये एंटीपायरेटिक बोला जाता है, क्यों ये गैस्ट्रिक अल्सर एस्प्रिन के जैसा ये गैस्ट्रिक अल्सर नहीं कॉज करता है, क्यों ये वीक एंड इन्फ्लामेटरी एक्शन है। तो आई हैड ऑलरेडी डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स इन द ऑल previous lecture in detail. So that's all for the today. Thank you so much. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और भी NSAID के जो ड्रग्स है उसको देखेंगे।